संध्या का आंगन सूना सूना लगता था। सुबह की ठंडी हवा में एक अजीब ऐंठन सी महसूस होती, जैसे हर सांस पर कोई बोझा लदा हो। पक्की दहलीज पर खाना काटते ही उसकी देवरानी अंकिता के तीखे स्वर गुजरते। खाना क्या तेरे मृत प्रिय पति बनाएगा? चल कुछ बना दे, लेटने के दिन खत्म। संध्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अभी बना देती हूँ, पर मृत पति के लिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जवाब सुनते ही अंकिता के चेहरे पर मूर्छित नाराजगी उभर आई। मरे हुए इंसान से दफा पूछिए। और दिन ब दिन कामचोर होती जा रही हो। चल उठो अब। किचन में उठते हुए संध्या का मन भारी था। उसने सोच विचार कर दही चावल के साथ छिचकते हुए रोटियां बनाई। उसकी 8 वर्षीय बेटी प्रिया अपनी जैसी की हुई हाथ पकड़कर धीरे से बोली, माँ आज कुछ नहीं करोगी? संध्या की आंखों में पानी भर आया, पर उसने छोटू चेहरा बनाते हुए मुस्कान लाया। नहीं गुड़िया, बस आज थोड़ा। लेकिन अंकिता की चीख उड़ी, आज आराम? हर दिन सुना यही, थोड़ा आराम कर लूं। चल समझी, चल खाना बना। दिन भर दोहराव, जोर जोर के काम और गाली गलौज के बीच संध्या के गले में गांठ सी बनती रही। प्रिया चुपचाप सब देख रही थी। कुछ दिनों बाद संध्या की तबीयत बिगड़ी। तेज बुखार और कटी फटी कलाइयों के निशान उसे गंभीर रूप से तकलीफ दे रहे थे। लेकिन घर का बोझ कम नहीं हुआ था। उस दिन सुबह से ही संध्या बेहोश पड़ी रही, बिस्तर से उठ नहीं पाई। अंकिता ने गुस्से में घर में चल फड़फड़। सुन तो, सुबह के 9 बज रहे हैं और अब तक बिस्तर पर? क्या काम करने का इरादा ही नहीं है? संध्या ने कमजोरी में सर हिला। अंकिता जी, मेरी तबीयत खराब है, तेज बुखार है, दर्द भी। अंकिता ने ताना मारते हुए कहा, वाह, खाना खाने के लिए बीमारी तो याद आती है, लेकिन काम आते ही बिस्तर झाड़ने नहीं आते। वहीं अंकिता का बेटा अंकुश पास आकर बोला, माँ मैं भूखा हूँ, मैक्रोनी खरीदना है। अंकिता पूछी, क्या? तो ठीक है, मैं उसके पापा से बोल देती। पर संध्या और प्रिया पर ध्यान नहीं गया और थोड़ी देर बाद अचानक अंकिता ने निर्णय लिया, तुम दोनों, संध्या और उसकी बेटी प्रिया, यहाँ से अब निकलो। संध्या जैसे जैसे बाहर निकली एक छलांग सी लगाई। पीछे से अंकिता की चीख गूंजी, मुफ्त रोटियां तोड़ने वालों के लिए मेरा घर खुला नहीं। और फिर उनके कपड़ों की पोटली उठाकर फेंक दी गई, जैसे वो कोई कचरा हो। संध्या ने रुक कर देखा। बहन जैसा वात्सल्य खो हुआ था। उसने अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटा हम निकल रहे हैं, नई जगह ढूंढेंगे। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी और एक छत जरूर मिलेगी। उनकी यात्रा अब शुरू हुई। 2 बूढ़े पैर, एक बुखार से लड़ती माँ और एक लगभग बेसुध बच्ची। पैदल सफर, निर्जन रास्तों से होकर जाती नदी किनारे। तटपटी यात्रा और मायूसी, कभी खेतों के बीच से तो कभी छोटे गांवों से गुजरते हुए उनका सफर गरजता रहा। लेकिन लगातार चलते चलते संध्या की तबीयत और बिगड़ी। प्रिया बार बार पूछती, माँ थोड़ी रुको। एक बार संध्या बेहोश सी गिर पड़ी। माँ माँ। उस रोज संध्या नदी किनारे गिर गई थी। हवा जिस तेजी से बहने लगी थी, वह तेजी से उसकी तबीयत बिगड़ने की ओर इशारा करती थी। प्रिया दौड़ते हुए पास की नदी में गई। पतली कलकल बहती नदी का पानी बोतल में भरी। लेकिन जब वह लौटी तो संध्या वहां नहीं थी। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, माँ माँ तुम कहाँ गई? पर कोई जवाब न मिला। गांव वाले पहुंचे और पूछा, हुआ बिटिया? वह थक कर बोली, माँ कहाँ गई? मुझे नहीं मिली। गांव वालों ने देखा, वहां कोई निशान नहीं, शायद उसे कोई उठाकर ले गया होगा। प्रिया बेहोश होकर गिर पड़ी और गांव वालों ने उसे चाचियों के घर पहुंचा दिया। मुस्कुराती हुई, पर उसके दिल में कहीं डर छिपा था। उनकी वापसी हो तो बस स्वीकार करने को कोई तैयार न था। चाची का कठोरता और प्रिया का नश्वर। गांव की बड़ी चाची उर्मिला ने प्रिया सीधी चाचियों के घर बुला ली। बेटा तेरी माँ भाग गई है या किसी और के साथ, पर उसे ढूंढने लगेगी तो बदनामी हो जाएगी। ये सोच तुम कि अपने घर में रहोगी या? प्रिया रोती हुई बोली, नहीं मैं उसकी तलाश नहीं करूंगी, बस। लेकिन मुझसे क्या करोगी? अगर तू यहाँ रहेगी तो रोजाना घर का काम करना पड़ेगा और खाने को 2 रोटी मिलेंगी। प्रिया कांप उठी, लेकिन 2 रोटी और एक छत सुरक्षित मिलना उसे स्वीकार्य था। हालांकि वो घर का काम करने से डरती। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। प्रिया सुबह से शाम तक घर जमाई, गली साफ, कपड़े धोने तक लगी रही। देवरानी अंकिता अक्सर भोजन में बासी भोजन देती ताकि वह सुस्त हो और कोई शिकायत न कर सके। अगर तुझे यहाँ रहना है तो बासी खाना ही खाना पड़ेगा, समझी? प्रिया के हाथ में देरी से दी गई रोटियों की चटपटी गंध उसकी भूख को उद्घाटित कर रही थी। लेकिन उसे कोई दूसरा रास्ता न था। भूख और जिंदगी का संघर्ष बीच उम्मीद की किरण। आखिरकार एक दिन अंकुश बोला, माँ मैक्रोनी वाला बेल गली से थोड़ी दूर टिकटाड़ियों पर लगाता है, लगता है बहुत स्वादिष्ट मैक्रोनी बनाता है। अंकिता ने तुरंत फोन किया, संध्या की तलाश भूलकर। जल्दी आने का, मैक्रोनी खाने जाएंगे। शाम को वे सभी निकल पड़े, माँ, पिता, बेटा और सानवी। पर जोर की लाइन देखकर बोले, इतनी लाइन, रात तक नंबर नहीं आएगा। प्रिया अपनी छोटी सी दबी उम्मीद लिए बोली, चाचा क्या मैं भी? अंकिता नाराज होकर बोली, तेरा बाप गया है ना, तुझे कहाँ से दिक्कत है?
लेकिन सानवी ने कहा, दे दो बेटी को भी। तीनों लाइन में खड़े रहे, रुके, इंतजार किया, देर तक खड़े रहे। लेकिन जब नंबर आया तो आंखों के सामने वही आश्चर्य था। थैले पर वही संध्या बैठी थी। माँ, प्रिया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। संध्या मुस्कुराकर बोली, तुम ही हो? और फिर आंसू सब मिल गए। सबके सामने ही संध्या ने सब बताना शुरू किया। उस दिन मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और मैं बेहोश होकर नदी किनारे गिर गई थी। एक बाबा मुझे उठाकर सबसे दूर अपने छोटे घर ले गया, जहाँ रहने के लिए छत दी और लाइफ बचाई। उसने मुझे मैक्रोनी बनाना भी सिखाया। नया आरंभ, माँ की मैक्रोनी। अगले ही सप्ताह बाबा ने ठेला बंद किया और रसोई के लिए ठेला खरीदने के पैसे मांगे। संध्या और बाबा ने मिलकर माँ की मैक्रोनी नाम का ठेला शुरू किया।